नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी हिंदी क्लास में। आज मैं सीबीएसई बोर्ड द्वारा कक्षा 9 के हिंदी पाठ्यक्रम में संकलित कविता चंद्र गहना से लौटती बेर के बारे में बताऊंगा, जिसके कवि केदारनाथ अग्रवाल जी हैं। पाठ की रूपरेखा इस प्रकार है कि चंद्र गहना से लौटती बेर कविता में कवि केदारनाथ का प्रकृति के प्रति गहन प्रेम का पता चलता है। वह चंद्र गहना नामक स्थान से लौटते हैं तो वहां की प्राकृतिक परिवेश उन्हें बहुत आकर्षित कर लेता है। उसी प्राकृतिक परिवेश एवं संस्कृति की एकता उन्होंने इस कविता में व्यक्त की है। कविता का पहला ही काव्यांश इस प्रकार है कि देख आया चंद्र गहना, देखता हूं दृश्य अब मैं, मेंढ पर इस खेत की बैठा अकेला, एक बीते के बराबर यह हरा ठिगना चना, बांधे मुरेठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का, सजकर खड़ा है पास ही मिलकर उगी है, बीच में अलसी हठीली, देह की पतली कमर की है लचीली, नील फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर कह रही है, जो छुए यह दूं हृदय का दान उसको। प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने ग्रामीण दृश्यों को अत्यंत सजीव रूप में प्रस्तुत किया है। कवि चंद्र गहना नामक गांव देखकर वापस आ रहा है, जहां रास्ते में खेत खलिहान है। कवि एक खेत की मेड़ पर अकेला बैठा है। उसके सामने चने के छोटे छोटे पौधे खड़े हैं, जो एक बालिश्त यानी बित्ते अर्थात बहुत छोटे के बराबर होंगे। चना रूप में हरा और ठिगना है। चने के पौधे का सौंदर्य वर्णन करता हुआ कवि कहता है कि इतने छोटे से हरे रंग के पौधे के ऊपरी भाग में गुलाबी रंग का फूल है, जो उसकी पगड़ी सा प्रतीत होता है, जिससे उस पौधे का सौंदर्य बढ़ गया है। चने की क्यारी के पास में ही अलसी अर्थात तीसी का पौधा है, जिसे देखकर लगता है जैसे वह चने के पास हठपूर्वक उगाया हो, जिसकी तुलना वह अर्थात कवि एक नारी से कर रहा है, जो दुबली पतली है, वह जिसकी कमर लचीली है, जिसके सिर पर भी नीले रंग के फूल मानो पूर्ण समर्पण हेतु तैयार हैं। कवि को ऐसा प्रतीत होता है कि वह मानो अलसी कह रही हो कि जो मुझे प्यार से छुएगा उस पर मैं अपना हृदय न्यौछावर कर दूंगी। इस प्रकार अलसी के पौधे को कवि ने प्रेमातुर नायिका के रूप में यहां पर प्रस्तुत किया है। कविता का दूसरा काव्यांश इस प्रकार है। और सरसों की ने पूछो हो गई सबसे सयानी, हाथ पीले कर लिए हैं ब्याह मंडप में पधारी, फाग गाता मास फागुन आ गया है आज कैसे, देखता हूं मैं स्वयंवर हो रहा है, प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है। इस विजन में दूर व्यापारिक नगर से प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है, और पैरों के तले है एक पोखर, उठ रही इसमें लहरियां, नील तल में जो उगी है घास भूरी, ले रही वह भी लहरियां। कवि सरसों की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहता है कि उसके रूप सौंदर्य और हर्ष उल्लास के बारे में कुछ मत पूछो, चारों ओर उसका पीला रंग चटक रहा है। वह ऐसी प्यारी, आकर्षक और मन भावन लग रही है, जैसे कोई कन्या जवान होने पर शादी के योग्य हो गई हो। उसके पीले फूलों को देखकर ऐसा लगता है मानो उसने शादी के वस्त्र पहन लिए हों और सज धज कर विवाह मंडप में आई हो। इस खुशी के अवसर पर मानो फागुन का महीना स्वयं फाग के गीत गाता हुआ चला आया हो। यह सब देखकर ऐसा लगता है कि जैसे किसी कन्या का स्वयंवर हो रहा है। इस शांतिपूर्ण वातावरण में प्रकृति का प्रेम रूपी आंचल हिल रहा है। सभी प्रसन्न चित्त अर्थात खुश दिखाई दे रहे हैं। कवि गांव से दूर किसी सुनसान जंगल के विषय में बताता है, जहां का वातावरण बहुत शांत है, जहां अन्य कोई व्यक्ति नहीं है। व्यापारिक व शहरी गतिविधियों का किसी प्रकार का कोई दखल नहीं है, जहां की भूमि बंजर होते हुए भी प्रेम पैदा करती है। पेड़ पौधे भी प्रेम करते हैं। यहाँ प्रकृति का प्रत्येक अंग
प्रेम से सराबोर अर्थात परिपूर्ण दिखाई दे रहा है। जहां कवि बैठा है वहीं छोटा सा तालाब है जिसमें लहरें उठती रहती हैं, और वहां तालाब के साफ पानी के तल में घास भी लहराती दिखाई दे रही है। कविता का तीसरा काव्यांश इस प्रकार है कि एक चांदी का बड़ा सा गोल खंबा आंख को है चकमकाता, हैं कई पत्थर किनारे पी रहे चुपचाप पानी, प्यास जाने कब बुझेगी चुप खड़ा बगुला डुबाए, टांग जल में देखते ही मीन चंचल ध्यान निद्रा त्यागता है, चट दबाकर चोंच में नीचे गले के डालता है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने एक तालाब का वर्णन किया है। उस स्थान के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए वह बताता है कि तालाब के पानी में सूर्य की रोशनी चांदी के गोल खंबे के समान प्रतीत होती है तथा उसकी चमक आंखों में चकाचौंध पैदा करती है। इस तालाब के किनारे अनेक पत्थर हैं तथा हवा के स्पर्श से तालाब के पानी से लहरें उठ रही हैं, जिस कारण तालाब के किनारे का पानी उन पत्थरों को छू रहा है। यह देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो ये पत्थर प्यासे हों और वे पानी में डूबकर चुपचाप पानी पी रहे हों। कभी सोचता है कि इन पत्थरों की प्यास पता नहीं कब बुझेगी, क्योंकि ये लंबे समय से पानी पी रहे हैं। न जाने ये कब तक पानी पीते रहेंगे। इसी तालाब में एक बगुला अपना एक पैर पानी में डुबोकर खड़ा है। देखने में तो वह ध्यान मग्न लगता है, परंतु जैसे ही किसी चंचल मछली का आभास होता है तो वह अपनी ध्यान रूपी निद्रा को त्याग कर उसे तुरंत चोंच में दबा गले में उतार लेता है। कविता का चौथा काव्यांश इस प्रकार है कि एक काले माथ वाली चतुर चिड़िया श्वेत पंखों के झपाटे मार फौरन टूट पड़ती है भरे जल के हृदय पर, एक उजली चटुल मछली चोंच पीली में दबाकर दूर उड़ती है गगन में, और यहीं से भूमि ऊंची है जहां से रेल की पटरी गई है, ट्रेन का टाइम नहीं है, मैं यहां स्वच्छंद हूं जाना नहीं है। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कवि ने बगुले के समान चतुर एक चिड़िया का वर्णन किया है। तालाब के किनारे ही काले माथे अर्थात काले सिर वाली एक चिड़िया है। उसके पंख सफेद हैं। जैसे ही वह कोई सफेद चंचल मछली देखती है उस पर टूट पड़ती है और उसे अपनी पीली चोंच में दबाकर आकाश में उड़ जाती है और वहीं उड़ते उड़ते ही उसे खा जाती है। कवि जिस स्थान पर बैठा है वहां से सामने दिखाई देने वाली भूमि का धरातल ऊंचा है, वहां से रेल की पटरी भी गुजर रही है। कवि कहता है कि अभी किसी गाड़ी के आने का समय नहीं है और वह अभी जाना भी नहीं चाहता, क्योंकि इस समय वह स्वतंत्र है, अर्थात उसे कोई विशेष कार्य नहीं है। प्रकृति का अद्भुत तथा आकर्षक रूप कवि को वापस जाने से रोक रहा है। कविता का पांचवा काव्यांश इस प्रकार है कि चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी कम ऊंची ऊंची पहाड़ियां दूर दिशाओं तक फैली हैं बांझ भूमि पर, इधर उधर रीवा के पेड़ कांटेदार कुरूप खड़े हैं, सुन पड़ता है मीठा मीठा रस टपकाता सुग्गे का स्वर टें 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 टें, सुन पड़ता है वनस्थली का हृदय चीरता उठता गिरता सारस का स्वर टिरटों टिरटों। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि चित्रकूट की प्राकृतिक छटा का वर्णन करते हुए कहता है कि चित्रकूट की ऊंची नीची ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियां दूर दूर तक फैली हुई हैं। इस क्षेत्र की भूमि उपजाऊ नहीं है, अर्थात बंजर है। यहां किसी प्रकार की घास, हरियाली या छायादार पेड़ नहीं है। इस भूमि पर इधर उधर कांटेदार कुरूप रीवा के पेड़ उगे हैं। रीवा के पेड़ कुरूप अर्थात भद्दे इसलिए होते हैं क्योंकि उनमें न तो हरियाली है, न ही ताप मिटाने योग्य छाया और न ही मन को शांति प्रदान करने वाला सौंदर्य। इस वातावरण में एक ओर पोखर के किनारे से तोते का रस टपकाता मीठा स्वर टें टें सुनाई पड़ता है, तो दूसरी ओर
जंगल के हृदय को बेधता सारस का स्वर भी सुनाई पड़ता है। सारस के जोड़े की टिरटों टिरटों की ध्वनि सारे जंगल में दूर दूर तक गूंज रही है। सारस का स्वर कभी तीव्र होता, कभी मंद पड़ता है। इस प्रकार सारस के स्वर से मानो जंगल का हृदय बिंध अर्थात छलनी हो गया हो। तो इस कविता का जो अंतिम काव्यांश है वो इस प्रकार है कि मन होता है उड़ जाऊं मैं, पर फैलाए सारस के संग, जहां जुगल जोड़ी रहती है हरे खेत में, सच्ची प्रेम कहानी सुन लूं चुप्पे चुप्पे। प्रस्तुत पंक्तियों में प्राकृतिक वातावरण व उसके आसपास की शांति तथा दूर से आती सारस की आवाज को सुनकर कवि का मन भाव विभोर हो उठता है। उसका मन करता है कि वह सारस के साथ पंख फैलाकर उड़ जाए, जहां लहलहाते हरे खेतों के बीच यह युगल जोड़ी रहती है। वह भी उनके साथ उसी प्राकृतिक वातावरण में रहना चाहता है, क्योंकि प्रेम के लिए प्राकृतिक वातावरण से उपयुक्त स्थान कोई है ही नहीं। कवि यहीं रहकर चुपचाप तथा छिपकर उनकी सच्ची प्रेम कहानियां भी सुनना चाहता है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को पास शेयर कीजिए।